तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बाकी तो ज्वाइन नहीं हुए, आते रहेंगे। सो एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर। यस सर। तो ये स्लाइड जो ये साइट है जो, सॉरी, स्लाइड जो है विजिबल हो रहा है ना, लुब्रिकेशन वाला, बेरिंग लुब्रिकेशन। यस सर। जो रोटर है, ठीक है, रोटर केसिंग, वो सब क्लियर हो गया था आपको? रोटर क्या होता है, फिक्स ब्लेड क्या होता है, केसिंग क्या यस होता सर। है ना? तो अभी कुछ कुछ पार्ट्स आप लोगों को बता देता हूँ किस तरह से होता है। पहले देखो, ये जो फर्स्ट वाला जो इमेज दिख रहा है आप लोगों को, ये जो है वो रोटर है। ये पर्टिकुलर रोटर में क्या है, जितने भी आपका रोटर के ऊपर जितने भी ब्लेड्स लगे हुए हैं, जो एक सर्कल लगा हुआ है, वो सर्कल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ब्लेड्स है। तो ये सारी ब्लेड है जो रोटर के साथ मूव करती है, इसलिए इन सबको क्या बोलते हैं हम लोग? मूविंग ब्लेड्स बोलते हैं, है ना? ठीक है। यस सर। अब तुम लोगों में से किसी ने बियरिंग पढ़ा है? बियरिंग कभी किसी ने पढ़ा है आप लोगों को? सर पढ़े तो नहीं सर, ऐसे जानते थे बेरिंग के बारे में। बियरिंग क्या काम करता है? सर फ्रिक्शन सर कम बेरिंग करने सर में हेल्प करता है। लुब्रिकेशन का काम करता है सर। अब देखो, ये जो रोटर है, अब ये तुम्हारा सर एक केस, फ्रिक्शन रिड्यूस करने में हेल्प करता है। और रेडियल लोड जो होता है, रेडियल और एक्सियल लोड होता है, उसको वो बेरिंग यस जो सर, है बेरिंग पे होता है। सपोर्ट करता है, बेरिंग के थ्रू घूमता है। ठीक है। तो बेरिंग यस। नॉर्मली क्या होता है कि तुम्हारा एक उस तरह का सिस्टम रहता है जिसके ऊपर ये जो रोटर है पर्टिकुलर, ये रोटर के ऊपर जो है, रोटर जो है वो बेरिंग के ऊपर रखा जाता है, और बियरिंग जो है वो एक जगह सेट हो जाता है। बियरिंग के अंदर का पोर्शन जो रहता है वो भी घूमता है। तो आपका क्या है, कभी कभार स्टैटिक रहता है, कुछ स्पेरिकल बियरिंग्स रहते हैं, कुछ जनरल बियरिंग्स रहते हैं। तो नॉर्मल जनरल बियरिंग में तो घूमेगा नहीं, बट ये जो है रोटर घूमेगा। तो आपको वहां पे एक जो है लोड को सपोर्ट, जो रोटर है, उसको एज ए बियरिंग पे हम लोग रख देते हैं बियरिंग के अंदर। ठीक है। तो सर उसके एंड पे बारे में बेरिंग होता होगा। क्या? सर एंड पे बेरिंग होता होगा, दोनों एंड एंड, पॉइंट पे। हाँ हाँ हाँ, एंड पे, वेरी गुड। एंड पे जो है, दोनों एंड पे जो है उसको रखा जाता है, वहां पे हम लोगों का होता है बियरिंग। तो टरबाइन में जो है आपका जनरल बेरिंग होता है। अब जनरल बेरिंग जो है वो रेडियल लोड को सपोर्ट करता है। अब रेडियल किसको बोलेंगे, कोई बता सकता है रेडियल क्या होता है? रेडियल लोड। परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस जो होगा वो होगा रेडियल लोड। अब परपेंडिकुलर टू द एक्सिस क्या होगा? जैसे कि आपका सोचो, एक पेन घूम रहा है, पेन के दोनों ओर सपोर्ट रख दिया, ठीक है। तो पेन जो है, जो जो जहां से गोल है, तो जहां पे रखा है उसका लेफ्ट और राइट में मूव नहीं कर सके, समझे? लेफ्ट और राइट में मूव नहीं कर सके, तो ये हो गया आपका रेडियल, उसको सपोर्ट कर दिया। समझ समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? और पेन का जो नीब है, अगर पेन को अगर मैं कहीं पे रखता हूँ और पेन को घुमा रहा हूँ, तो दो तरह का डायरेक्शन बनता है। एक तो टुवर्ड्स द पेन का जो नीब होगा, और एक पेन का जो एंड होता है, ठीक है, जहाँ कैप लगा होता है और नीब होता है, वो वाला। और एक सर्कुलर, सर्कुलर एरिया होता है। तो सर्कुलर एरिया जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उसका अगर लेफ्ट और राइट में देखोगे तो वो हो गया रेडियली। और अलोंग द एक्सिस, जहां पे टुवर्ड्स एक सेंटर लाइन खींचेंगे सीधा नीब की तरफ, तो वो हो गया आपका एक्सिस, एक्सियल। समझ पा रहे हो? एक्सियल और रेडियल, नहीं समझे? यस सर। यस सर, समझ गया। समझ सर गए ना? एक्सीएल नहीं सर। एक्सियल जो है, ये देखो, ये जो रोटर है, ये रोटर अगर आगे पीछे खिसकेगा, अगर रोटर आगे पीछे, ये समझ रहे हो, ये वाला, ये पूरा जो यस रोटर सर। है वो आगे पीछे खिसकेगा, ये इसका, ये वाला लोड है, सीधा लोड, वो होगा एक्सियल। और अगर इधर उधर खिसकेगा, आ- ये राइट एंड लेफ्ट,
ठीक है, राइट एंड लेफ्ट गया सर तो वो रेडियल। हो गया आपका रेडियल लोड। तो जो जनरल बेयरिंग है वो रेडियल लोड को सपोर्ट करता है। कैसे, कौन से लोड को सपोर्ट करेगा? सर रेडियल। रेडियल। और जो थर्स्ट बेयरिंग है वो मेरे कौन से लोड को सपोर्ट करेगा? एक्सियल लोड को। वो एक्सियल लोड किस तरह से होता है वो आगे हम जानेंगे कि किस तरह से वो एक्सियल लोड को सपोर्ट करता है और क्या चीज होता है। फिर अब मैंने कल आप लोगों को बताया था फिक्स ब्लेड। फिक्स ब्लेड कहाँ लगा होता है? केसिंग पे। यस, वेरी गुड, केसिंग पे लगा होता है फिक्स ब्लेड। और ये एक और चीज होता है जिसको हम बोलते हैं लेब्रिंथ सीलिंग। लेब्रिंथ सीलिंग या फिर उसको बोल सकते हैं ग्लैंड सीलिंग। ग्लैंड सीलिंग जो है वो आपका एंड में लगा होता है, टरबाइन के दोनों एंड में। ताकि क्या होता है कि जब स्टीम हम अंदर डाल रहे तो हो सकता है ना भाई पास करके स्टीम बाहर भी तो निकल सकता है। मिनिमम स्टीम तो कौन सा भी एरिया छोटा मोटा लीकेज होता है वहीं से भी निकल सकता है। तो एक इस तरह का कंस्ट्रक्शन रहता है। इसमें भी हम सीलिंग जो है स्टीम से करते हैं और मतलब मिनिमम प्रेशर से करते हैं। और इस तरह का डिजाइन होता है जो आपका स्टीम को अंदर से बाहर नहीं आने देता है। वो एक इंजीनियरिंग है पूरा अच्छा खासा, जिसमें आपका ये जान के लगो कि जो ग्लैंड सीलिंग या लेब्रेंथ सीलिंग का जो काम है पर्टिकुलर, उसका ये काम है कि वो आपका स्टीम को है वो बाहर नहीं आने देगा, ना एयर को अंदर सक होने देगा। ना एटमॉस्फेरिक अंदर एयर है वो केसिंग के अंदर जाएगा, ना केसिंग से जो स्टीम है वो बाहर जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ओके। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं लुब्रिकेशन का। आज हम लोगों को जो बात करना है वो लुब्रिकेशन के बारे में बात करना। अब ये बताओ भाई, मैंने कोई भी रोटर है, अगर कोई भी रोटर है उसको बेयरिंग पे रखा, ठीक है, रोटर को बेयरिंग पे रखने के बाद में अगर मैं रोटर को 3000 की स्पीड पे घुमाऊं या 6000 की स्पीड पे घुमाऊं तो क्या होगा? बियरिंग और रोटर, बियरिंग और रोटर, समझ पा रहे हो? बियरिंग और रोटर दोनों अलग अलग जस्टिफाई कर पा रहे हो ना? उन दोनों का जो यस सर। मेटल यस है, सर। बियरिंग बियरिंग और रोटर का जो मेटल है वो अगर 6000 आरपीएम पे एक दूसरे से टकराएगा तो क्या होगा? सर सर फ्रिक्शन फ्लास्ट। फ्रिक्शन होगा। ऑब्वियसली मटेरियल घिस जाएगा, घिस जाएगा। बियरिंग बियरिंग घिस जाएगा या रोटर घिस जाएगा, दोनों में से एक चीज घिस जाएगी, है ना? डैमेजेस होंगे। और ज्यादा जब घूमेगा घिसेगा तो क्या होगा? हीट 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 बढ़ेगा, है ना? मेटल टू मेटल कांटेक्ट होगा कंटिन्यूसली तीन यस हजार सर। आरपीएम पे, तो दिक्कत होगा। तो यही सारी चीज अवॉइड करने के लिए एट द एनी इक्विपमेंट थॉरोली, आप भले ही कहीं पे भी जाइए जहां पे भी आपका बियरिंग है और बियरिंग के साथ में शाफ्ट है, ऑल ओवर द कोई सा भी इक्विपमेंट ले लीजिए, ऑल ओवर द प्लांट, वहां पे आपको किसी न किसी तरह का लुब्रिकेशन देना ही पड़ेगा। वो चाहे ग्रीस है या चाहे ल्यूब ऑयल है, ल्यूब ऑयल। तो वो डिपेंड करता है, अलग अलग। छोटा पंप होता है तो ग्रीसिंग करते हैं, जहाँ पे हैवी और बड़ी मशीनरीज होती है वहां पे ऑयल लुब्रिकेशन देते हैं। तो आपको वहां पे लुब्रिकेशन जो है वो देना ही पड़ेगा। अब लुब्रिकेशन देने से क्या होगा और लुब्रिकेशन क्यों दिया जाता है? अब लुब्रिकेशन देने से क्या होता है कि आपका अगर वही ऑयल, सॉरी वही बियरिंग और रोटर के बीच में अगर मैं एक ऑयल का फिल्म बना दूं, बियरिंग और रोटर के बीच में अगर मेरा ऑयल का फिल्म बन जाए तो क्या रोटर और बियरिंग का कांटेक्ट होगा? नहीं होगा। नो नो सर। सर। नो सर। तो उसमें क्या सर होगा कि फ्रिक्शन मेरा कम हो जाएगा, फ्रिक्शन निल एनर्जी हो वेस्ट जाएगा। नहीं होगा। फ्रिक्शन सर फ्रिक्शन निल हो लॉस हो जाएगा। जाएगा। एनर्जी तो ठीक है, लेकिन आपका इससे क्या है, रोटर भी डैमेज नहीं होगा और बेयरिंग भी डैमेज नहीं होगा। तो आप चाहे कहीं पे भी काम करें, कोई सा भी एरिया में काम करें, ये हमेशा ध्यान रखना, किसी भी पंप के लिए ल्यूब्रिकेशन जो बेयरिंग सपोर्टेड पंप रहते हैं, नॉर्मली सारे बेयरिंग सपोर्टेड ही रहेगा,
उसके लिए ल्यूब्रिकेशन जो है, पर्टिकुलर ल्यूब्रिकेशन, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एवर। आपको हर एक पंप का लुब्रिकेशन चेक करना चाहिए। आप जाएंगे इनिशियली, हो सकता है आपका फील्ड प्लेसमेंट होगा, तो आप जब भी कोई भी एरिया में जाएंगे आप उसका ऑयल लेवल चेक कीजिए। छोटा पंप है तो उसमें ऑयल लेवल चेक किया जाता है। बड़ी बड़ी मशीनरीज में क्या है, कंटिन्यूसली थ्रू पंप्स ऑयल दिया जाता है, तो वो डिपेंड करता है सिस्टम में। तो वो आपको ऑयल इंश्योर करना ही करना है। अगर आपका ऑयल नहीं होता, अगर नहीं जा रहा है, तो दैट मीन्स आपका बेरिंग का टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि आपका मेटल टू मेटल कांटेक्ट होगा। और बेयरिंग का टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जब मेटल का मेटल कांटेक्ट होगा, तो वहां पे आपका ये जो शाफ्ट और बेयरिंग का कांटेक्ट होने से वहां पे वाइब्रेशन बढ़ेगा, क्योंकि जल्दी वो पूरा एक दूसरे से टकराएगा, तो वो सिस्टम में वाइब्रेशन क्रिएट करेगा, और आपका जो पंप है या मोटर है वो पूरा डिसबैलेंस होकर खराब हो सकता है। हालांकि उसके उसके लिए सिस्टम में और प्रोटेक्शंस, इंटरलॉक्स वगैरह दिए जाते हैं, वो आपको, और जब आप किसी प्लांट में जाएंगे तब उसके बारे में और डिटेल इन्वेस्टिगेशन आपको क्लियर होगा कि किस तरह से क्या क्या प्रोटेक्शंस दिए जाते हैं। तो टरबाइन के सर आज लिए, ये लुब्रिकेंट हाँ बोलो। सर आज ये लुब्रिकेंट ऑयल किस चीज का यूज किया जाता है आयरलैंड में? एज ए लुब्रिकेंट, आज ये लुब्रिकेंट ऑयल में किस चीज का ऑयल यूज किया जाता है? जो लुब्रिकेंट में और, क्या यूज किया हाँ आप बता। देखो, पर्टिकुलर अगर हम लोग टरबाइन की बात करते हैं, तो टरबाइन के लिए हम लोग का दो तरह का ऑयल हम लोग यूज करते हैं। तो पहला ऑयल है सर्वो प्राइम 46 एंड सर्वो प्राइम 68। जो पुरानी टरबाइन की जो मशीनरीज है, टरबाइन की जो पुरानी मशीनरीज है, उनमें आपका 68 यूज किया जाता है। और अभी रिसेंट जो टरबाइन मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उनमें सर्वो प्राइम 46 यूज किया जाता है। अब तुम पूछोगे कि सर्वो प्राइम 46 क्या होता है सर, 68 क्या होता है। तो ये 68 46 ये पर्टिकुलर जो नंबर्स होते हैं, वो इसका विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग ये जो है डिफाइन किए जाते हैं। अब किसी को विस्कोसिटी के बारे में पता है, विस्कोसिटी क्या होता है? सर वो लिक्विड का फ्लूइडिटी मतलब रेजिस्टेंस सर, टू यस सर, लेयर फ्लो से लेयर्स बोलेगा। द फ्लूइड। एग्जैक्टली तो ये जितनी भी मशीनरीज है, कोई हैवी होती है, कोई कम लोड होता है, कोई ज्यादा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग इनका स्टैंडर्ड ऑयल होता है। इवन दो पावर प्लांट भी डिफरेंट ग्रेड्स के, और सिटी फैन वगैरह जिसका अभी तुम लोग नाम नहीं जान रहे हो, हालांकि ठीक है, तो भी जान के रखो। और सर्वो प्राइम 150 भी यूज होता है। अलग अलग मशीनरीज के लिए अलग अलग ग्रेड का जो ऑयल है वो यूज किया जाता है, अलग अलग लोड के अकॉर्डिंग, जहाँ जितना विस्कोसिटी होता है, ये सब के लिए। तो अब मुझे एक चीज बताओ कि जो विस्कोसिटी होता है, पर्टिकुलर विस्कोसिटी पे टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है? अगर किसी भी लिक्विड का मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, तो विस्कोसिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सर शायद वो घट सर जाए। लीकेज हो घटेगा। जाए। रेजिस्टेंस घट जाएगा, मतलब गाढ़ा हो जाएगा ऑयल? सर लिक्विड के केस में टेम्परेचर बढ़ने पर विस्कोसिटी से घट जाएगा। हम्म। तो उसमें क्या होगा, और ये गैस ऑयल के जो है, केस, हाँ बोलो। गैस के केस में पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि विस्कोसिटी बढ़ता है, सर वो टेम्परेचर आपस बढ़ता में सर मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो कम हो जाएगा सर, तो फ्लूइडिटी सर ज्यादा हो जाएगा और विस्कोसिटी कम हो जाएगा। हम्म। तो विस्कोसिटी और है। टेम्परेचर का रिलेशन कुछ समझ में आ रहा है तुम लोगों को? सर सर इनवर्सली। फ्लूइड के कैसे? केस में सर हम्म। फ्लूइड के केस में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो विस्कोसिटी हम्म। भी बढ़ जाता है। इसलिए जब हम पानी को हीट करते हैं वो अच्छी तरह से फ्लो करता है, देन जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है। हम्म। तो नॉर्मली सर क्या होगा, अगर इनवर्सली तुम, हाँ, तो जो भी तुम्हारा ऑयल है, उसका जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो उसका जो विस्कोसिटी है वो कम हो जाएगा, और उसका जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज होने लगेगा। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है कि ऑयल का भी एक टेम्परेचर पे हम लोगों को वो चलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है कि भाई मैं टेम्परेचर हायर साइड में चला रहा हूँ, तो उसका विस्कोसिटी का कम ज्यादा हो गया या गड़बड़ हो गया,
तो भी हम लोगों के लिए वो बियरिंग में प्रॉपर फिल्म नहीं बना पाएगा, है ना। अगर प्रॉपर चारों तरफ फिल्म नहीं बनेगा तो मेटल टू मेटल कांटेक्ट होने का प्रॉब्लम रहेगा। मेटल टू मेटल कांटेक्ट होगा तो आपका बेयरिंग टेम्परेचर बढ़ेगा और अदर फर्दर जो है कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आपको उसका टेम्परेचर भी मेंटेन रखना है, और लुब्रिकेशन को है किसी भी बेयरिंग और रोटर के बीच में लुब्रिकेशन जो है वो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग है एट एनी पंप और एट एनी इक्विपमेंट। हो सकता है कि आपका छोटा पंप हो तो वहां पे आपका ग्रेसिंग वगैरह भी दिया जाता है। क्लियर या डाउट इसमें कुछ? यस सर। ओके। यस सर, क्लियर सर। तो इसमें लिखा हुआ है विस्कोसिटी है जो डायरेक्टली आपका रहता है, फिर उसके बाद में क्या क्या इम्पोर्टेंट रोटेशन ऑफ द टरबाइन जो रोटर है उससे हम लोगों का ये रहता है डिजायर क्लियरेंस कवरिंग द बेरिंग। मतलब क्या होता है कि हम लोग जो लुब्रिकेशन करते हैं उसका जो हम लोगों का रिक्वायरमेंट क्या होता है, जितना भी क्लियरेंस है बेरिंग और रोटर के बीच में कुछ गैप रहता है, वो गैप पूरा सा पूरा आपका ऑयल से भर जाता है और ऑयल की एक फिल्म बन जाती है। अब ऑयल की कैसे फिल्म बनती है बताता हूँ। वो जो फिल्म है उसको वेज फिल्म बोलते हैं हम लोग, WEDZE। ये देखो, ये हमारा रोटर है बीच का, ये वाला क्लियर हो रहा है ना? ये स्लाइड दिख रहा है तुमको लुब्रिकेशन वाला, स्टैंड स्टिल यस सर। कंडीशन लिखा हुआ है। यस सर। हाँ, तो ये देखो, ये जो बीच वाला जो हैश किया हुआ सेक्शन है बीच वाला, ये है तुम्हारा रोटर। रोटर है, ठीक है। और ये जो सराउंड्स में है ये वाला एरिया, मैं कर्सर घुमा रहा हूँ वो भी दिख रहा है ना तुम लोगों को? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये जो ऊपर वाला सेक्शन है इसको हम बोलते हैं बियरिंग, ठीक है। तो रोटर मतलब ये जो तुमको ये दिख रहा है ना, ये सामने से इमेज लिया हुआ है। अब रोटर एक लंबा है और बियरिंग के ऊपर बियरिंग उसमें है, समझ रहे हो ना किस तरह से ये सामने सर से एक यस जस्ट। डाउट है। सर। हाँ, सर एक डाउट है सर, रोटर और एक्सेल में डिफरेंस क्या है सर? रोटर और एक्सेल में। रोटर का एक्सियल नहीं है, ये तो रोटर ही हो गया ना। रोटर तो एक आपका शाफ्ट हो गया, शाफ्ट है। एक्सियल तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सियल मूवमेंट होता है या आपका अलोंग द एक्सिस होता है। रोटर एक्सियल में मुझे कुछ उसका उस तरह का कुछ नहीं है यार क्लियर। अगर तुम पर्टिकुलर रोटर और एक्सियल, आई डोंट नो। रोटर एंड एक्सियल डिफरेंस। सर वो सर खिलौना में सर एक्सियल होता है ना, नहीं, एक्सेल लोहा जैसे, AXEL वाला। वही बात है। हाँ, सर वो खिलौना में सर दो टायर के बीच में होता है ना सर, तो वही एक्सेल। वो अलग चीज, वो कनेक्टिंग चीज हो गया यार। वो छोटा सा हो गया, वो अलग से। वो एक्सियल वही समझ लो तुम, एज ए रोटर ही होता है। वो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पे नाम चेंज हो जाता है तुम्हारा। तो ये जो है, ये जो समझ रहे हो, ये बियरिंग हो गया, बियरिंग के ऊपर रोटर हो गया। बियरिंग के अंदर बियरिंग एंड रोटर असेंबली, उसका फोटो दिखाता हूँ तुमको किस तरह से होगा। ये दिख गया ना? ये देखो, ये रोटर है, ये बियरिंग है, बीच में ऊपर बियरिंग है, साइड में रोटर है, ठीक है। तो इसका एक साइड से फोटो लिया हुआ है। सब लोग क्लियर हो रहा है? यस सर। यस ओके। सर। यस सर। ये रोटर और उस तरह से है।
तो अब क्या होता है कि जब रोटर और बेरिंग तुम्हारा जब लुब्रिकेशन या स्टैंड स्टिल मतलब आपका जब रोटर जो है रोटर अगर घूम नहीं रहा है, वो रेस्ट पोजीशन में है, तो यहाँ पे मेटल टू मेटल कांटेक्ट रहेगा। अब हमने क्या है सिस्टम के अंदर नॉर्मली इसमें ऑयल डाला हुआ है। तो अब ये जब घूमेगा तो ये ऑयल उसकी जगह ले लेगा, ऑयल भी सारा चारों तरफ घूमना चालू होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगा, तो ऑयल का एक जो है प्रॉपर चारों तरफ जो है फिल्म बन जाएगा, और वहां पे आपका मेटल टू मेटल जो है वो कांटेक्ट नहीं होगा। तो इस तरह से उसका लुब्रिकेशन होता है। ये देखो, ये इमेज से रिलेट कर पा रहे हो, जो जब घूमेगा मूवमेंट होगा तो ऑयल जो है वो प्लेस कर जाएगा, और आपका टॉप टू बॉटम चारों तरफ आपका ऑयल का है एक फिल्म बन जाता है। यस। ओके। हाँ सर। इसमें भी यही लिखा है, एज ए रोटर रोटेट्स एट द लो स्पीड इनिशियली देयर इज नो फिल्म ऑफ लुब्रिकेशन। जो लुब्रिकेशन का जो है एक जो है फिल्म बन जाता है। जब आपका इनिशियली लो पे होता है तब कोई फिल्म नहीं बनता है, बट स्पीड जब धीरे धीरे स्पीड बढ़ता है तो लुब्रिकेशन चारों तरफ फैल जाता है और लुब्रिकेशन का एक फिल्म बन जाता है। फ्रॉम जीरो स्पीड टू अप्रॉक्स 540 आरपीएम देयर इज नो कंटिन्यूस फिल्म बिटवीन rotor and bearings, and there is chance of rubbing between the rotor and there is a chance of rubbing, and therefore JOP is used to prevent। अच्छा, अब क्या होता है कि जब पर्टिकुलर लो स्पीड रहता है अराउंड 540 से नीचे, ये पर्टिकुलर जो लिखा गया है वो टरबाइन के केस में लिखा गया है, क्योंकि जितना तुम्हारा रोटर का जितना वेट ज्यादा होगा, जितना हैवी रोटर होगा, अब टरबाइन का रोटर तो बहुत भारी होता है, उसके कंपेयर में तुम बात करोगे छोटे पंप का, तो उनका जो रोटर क्या होता है, कोई बताएगा पहले? रोटर, मैं कब से रोटर रोटर चिल्ला रहा हूँ, अगर किसी को रोटर अभी भी क्लियर नहीं होता बता दो, नहीं तो तुमको मैं पूरा गाना गाऊंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। सोमेश घोष। सर वो जो बीच में जो घूम रहा है ना, दो बियरिंग के बीच में सर, हाँ तो वो उसी को रोटर कहेंगे सर। हाँ, उसी को रोटर कहते हैं। वो वैसा नहीं हो कि मैं रोटर रोटर करता रहूं फिर उसके बाद में बोलोगे सर हमको तो कुछ क्लियर ही नहीं हुआ। तो जो भी मेरा ये रोटर और ये है, जैसा जैसा रोटर हैवी होगा, जितना हैवी होगा तो वो उतना जो है मेटल पे ज्यादा कांटेक्ट में रहेगा, उसका फिल्म बनने में उतना देरी लगेगा, उतना प्रॉब्लम होगा। तो जैसे जैसे आपका स्पीड बढ़ता है तो फिर उसके बाद में लुब्रिकेशन का फिल्म बनता है। तो नॉर्मली छोटा पंप में प्रॉब्लम नहीं उतना होता है, लेकिन पर्टिकुलर इन टरबाइन के केस में, टरबाइन के भी केस में अगर मैं बात करूं कि छोटा मेगावाट, जहाँ पे कम मेगावाट का टरबाइन है, कम मेगावाट का टरबाइन यानी रोटर जो है वो उसका वेट जो है कम होगा, और अगर मैं ज्यादा मेगावाट के टरबाइन की बात करूं तो उसमें उतना ही ज्यादा हैवी रोटर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग का डिफाइन किया जाता है पर्टिकुलर दो टाइप का लुब्रिकेशन, एक हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन और एक आता है हाइड्रोस्टेटिक लुब्रिकेशन। और एक आता है हाइड्रोस्टेटिक लुब्रिकेशन। तो ये किसी ने पहले सुना है हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन और हाइड्रोस्टेटिक लुब्रिकेशन क्या होता है? एनीवन? नो सर। आवाज हाँ, देयर इज टू टाइप ऑफ लुब्रिकेशन, हाइड्रोडायनेमिक एंड हाइड्रोस्टेटिक। कोई बोल रहा था, बताओ। सर थोड़ा आइडिया है सर। डायनामिक हाँ मतलब बोलो। सर इन मोशन, और हाइड्रो मतलब वही लिक्विड वाटर। तो फिर सर मतलब जो रोटेट होते होते लुब्रिकेट हो जाता है जो टरबाइन का सर, उसी को सर हम कहेंगे हाइड्रोडायनामिकली लुब्रिकेटेड। और सर जिसमें हाइड्रोस्टेटिक? स्टैटिकली सर जैसे साइकिल में होता है सर, पहले से ही अच्छे से ऑयलिंग करके रखते, ग्रीस लगा के रखते सर।
नहीं 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 स्टैटिक देखो, वाला शायद। अब पर्टिकुलर जो हाइड्रोस्टेटिक लुब्रिकेशन होता है, जैसे ये पर्टिकुलर यहाँ पे लिखा है, इसने क्या लिखा है देखो, from zero speed to approx 540 rpm there is no need, there is no continuous film between rotor and bearing and there is a chance of rubbing between rotor and bearing, therefore GOP is used to prevent the contact between rotor and bearings। ये लाइन को समझो, जब मेरा, अब मैं ये जो पर्टिकुलर 540 वाला आरपीएम का अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं छोटा टरबाइन का बात कर रहा हूँ, जहाँ पे रोटर हैवी है, तो जहाँ पे हैवी रोटर्स रहते हैं, जहाँ पे 30 मेगावाट 40 मेगावाट से अबव का टरबाइन है, तो उन टरबाइन का जो रोटर है वो बहुत ज्यादा हैवी रहता है। वो टरबाइन का रोटर जो हैवी रहता है, तो हैवी रोटर में अगर वो जब तक 540 की स्पीड या 550 या 600 के अराउंड जब तक स्पीड रहता है ना उसका, तब तक वो इतना हैवी रहता है कि आपका जो ऑयल का जो फिल्म है, ऑयल का फिल्म है वो प्रॉपरली नहीं बन पाता है, ऑयल का फिल्म प्रॉपरली नहीं बन पाता है। और 540 600 की स्पीड में घूमेगा तो भी भाई मेरा मेटल टू मेटल कांटेक्ट हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, मेटल रोटर और बियरिंग का जो मेटल है वो आपस में रब करेगा। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, पर्टिकुलर इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे हम लोग हेल्प लेते हैं हाइड्रोस्टेटिक लुब्रिकेशन का। जो नॉर्मली पहले हम लोगों का लुब्रिकेशन हो रहा है, वो लुब्रिकेशन हो रहा है हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन, बट इसमें हम लोग हेल्प लेंगे हाइड्रोस्टेटिक लुब्रिकेशन का। हाइड्रोस्टेटिक लुब्रिकेशन का क्या काम आएगा? हाइड्रोस्टेटिक लुब्रिकेशन जो पर्टिकुलर होता है उसमें किसी पंप के द्वारा, पंप विद द हेल्प ऑफ पंप, रोटर को जो है थोड़ा सा उठाया जाता है, रोटर को सपोर्ट करके लिफ्ट किया जाता है, रोटर को थोड़ा सा अप साइड में मूव किया जाता है। ठीक है, तो रोटर को मूव किया तो ये पर्टिकुलर जहाँ पे विद द हेल्प ऑफ पंप रोटर को लिफ्ट करके लुब्रिकेशन किया जाता है, वो पर्टिकुलर लुब्रिकेशन क्या कहलाएगा? हाइड्रो हाइड्रोस्टैटिक। हाइड्रोस्टेटिक लुब्रिकेशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आपका आरपीएम जैसे जैसे डाउन होगा तो उस आरपीएम को मेरे को कंट्रोल करने के लिए हाइड्रोस्टेटिक लुब्रिकेशन दिया जाता है, और हाइड्रोस्टेटिक लुब्रिकेशन की वजह से जो हम लोग यूज करते हैं वो होता है जेओपी। टर्बाइन में जो पंप जिसके द्वारा हाइड्रोस्टेटिक लुब्रिकेशन के लिए जो जिम्मेदार है, उस पंप का नाम है जेओपी, जैकिंग ऑयल पंप। क्या नाम है? जैकिंग ऑयल पंप, जैकिंग ऑयल जैकिंग JACKING, JACKING, जैकिंग ऑयल पंप। उसका हेल्प करके मेटल टू मेटल कांटेक्ट को पर्टिकुलर जब लोअर आरपीएम पे टरबाइन घूमता है इनिशियली, तो उसको अवॉइड किया जाता है। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। ओके, तो दूसरा वाला क्या होगा मेरा लुब्रिकेशन? हाइड्रोडायनामिक। हाइड्रोडायनेमिक। एक सेकंड, तो दूसरा जो है वो है आपका हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन। तो हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन में क्या है कि फिल्म डायरेक्टली आपका बन जाता है विद द सर्कुलर मोशन ऑफ द, विद द सर्कुलर मोशन ऑफ द रोटर। इज इट क्लियर? यस सर। इसको इसको लेके किसी कुछ डाउट है तो बताओ।
सर जब वो लुब्रिकेंट पंप करते हैं तो सर रोटर उठ क्यों जाता है सर? उसका जो पर्टिकुलर प्रेशर है 126 के अराउंड रहता है, 126 केजी, 130 केजी। तो नीचे से अगर तुम किसी को प्रेशराइज प्रेशर मारोगे बेरिंग के वहां से रोटर पे, तो रोटर को थोड़ा बहुत लिफ्ट नहीं होगा, वो होगा नहीं होगा। अगर तुमको भी मैं 7-8 केजी की हवा भी मारूंगा तो तुम पीछे हो जाओगे, होगे कि नहीं होगे? यस सर। तो वही है। सो अब इसमें कैसा कैसा तुम्हारा बेरिंग लगा रहता है। फाइन के अंदर क्लियर होना नहीं है, छोड़ो। ये वाला स्लाइड विजिबल हो रहा है ना? अच्छा, मैं ये जब शेयर करता हूँ और उसके बाद में जब मैं दूसरा मेरे लैपटॉप में मैं कुछ और चेंजेस कर रहा हूँ, तो तुम्हारे पास वो स्लाइड सेम रह रहा है अभी? ये कंटिन्यूअसली तुम्हारे पास तुमको स्लाइड दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? यस सर, अभी दिख रहा है। अभी भी दिख रहा है या यस स्लाइड सर, चेंज अभी हो रहा है कुछ? स्लाइड चेंज हो गया है। अभी क्या दिख रहा है तुमको? अभी कुछ सर्किट जैसा बना हुआ है ब्लू कलर लाइन से। ब्लू कलर लाइंस वही कंटिन्यूस रह रहा है ना, चेंज नहीं हो रहा है? अब मैं यहाँ अपना लैपटॉप में कुछ कर रहा हूँ तो अभी तो अभी सर भी कुछ ये अभी भी वही रह रहा है ना, सेंट्रल ड्यूबल सिस्टम वाला जो ब्लू कलर का सर्किट है? यस सर भाई। यस सर। ओके। यस सर। ओके, तो ये देखो, ये कोई बताएगा मेरे को, ये जो पर्टिकुलर है, ये जो लाइन है, ये जो बड़ा सा लाइन है, इसको क्या बोलेंगे? सर रोटर। रोटर, वेरी गुड। यहाँ पे मेरा हो गया बेयरिंग्स, ये सारा हो गया बेयरिंग्स। ये टरबाइन का फ्रंट यस बेयरिंग, सर। फ्रंट जनरल बेयरिंग, रियर जनरल बेयरिंग। ये जनरेटर भी है, शाफ्ट से कनेक्टेड है, तो ये जनरेटर का फ्रंट बेयरिंग, फ्रंट जनरल बेयरिंग। ये जनरेटर का रियर जनरल बेयरिंग, ठीक है। अब इन सब में क्या हो रहा है, मेरा एक ऑयल जाता है, यहाँ सब में मेरा कंटिन्यूसली ऑयल प्रोवाइड होता है, ऑयल सब में ऑयल जाता है ताकि आपका कंटिन्यूसली लुब्रिकेशन हो सके। तो इस तरह का असेंबली रहता है मेरा। टरबाइन का आगे पीछे रोटर है, वहां पे आपका बेरिंग रहता है। जनरेटर का आगे पीछे जो बेरिंग है वहां पे आपका बेरिंग रहता है। ये जो जनरल बेरिंग है वो कौन सा लोड को कैटर करता है? जनरल बेरिंग कौन से रेडियल लोड को कैटर करता है? रेडियल रेडियल बेरिंग, वेरी गुड। रेडी। और मेरे पास में एक और लोड रहेगा जब मैं टरबाइन में भाई स्टीम डालूंगा। एक साइड से अगर मैं टरबाइन में स्टीम डाल रहा हूँ और तो स्टीम से टरबाइन को भाई धक्का लगेगा ना। अगर टरबाइन में ये एक सेकंड, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। अब ये बताओ, अगर टरबाइन में ये जो रोटर है, ये रोटर है ना? अब यहाँ से स्टीम जाता है अंदर, जब यहाँ से मैं स्टीम डालूंगा तो टरबाइन को एक साइड में धक्का लगेगा, एक साइड से मैं फुल फोर्स के साथ में स्टीम डाल रहा हूँ और दूसरे एंड पे मेरा जाते जाते क्या है भाई, प्रेशर कम हो रहा है। तो धक्का तो लगेगा ना, आप टरबाइन में भी ब्लेड पे स्टीम डाल रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो एक्सियली धक्का लगेगा, थोड़ा मूव करेगा अपवर्ड साइड में, आगे की यस तरफ सर। जो है रोटर मूव करना चालू करेगा ना। तो वो जो है वो यस सर। एक्सियल लोड कहलाएगा। और उस एक्सियल पर्टिकुलर एक्सियल लोड जो कैटर करने के लिए
मेरा जो बेरिंग लगा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं थर्स्ट बेरिंग। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? थर्स्ट बेरिंग। थर्स्ट बेरिंग। तो हम लोग का जो ये इस तरह का कंस्ट्रक्शन रहता है थर्स्ट बेरिंग का। थर्स्ट बेरिंग क्या होता है? टरबाइन को एक्सियली मूव नहीं होने देता आगे की तरफ, और जो जनरल बेरिंग है वो आपको टरबाइन को रेडियली इधर उधर शिफ्ट नहीं होने देता है, और जो रेडियल लोड होता है उसको कैटर करता है। जब थर्स्ट बेरिंग है वो टरबाइन के एक्सियली जो लोड है उसको कैटर करता है। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो यहाँ तक थोड़ा बहुत कोई क्रॉस क्वेश्चन, किसी का डाउट तो थोड़ा बताओ आप, तुम लोग बोलो क्या है लुब्रिकेशन में, किसको क्या नहीं समझ में आया है, किसी का कुछ डाउट है, रिपीट करना है, या लुब्रिकेशन में तो हो गया है, हम लोग काफी कुछ समझ में आ गया है। स्टैंड स्टिल कंडीशन क्लियर नहीं हुई। स्टैंड स्टिल कंडीशन कुछ नहीं होता है। स्टैंड स्टिल कंडीशन ये हो गया, एकदम नाम दे दिया है कुछ नहीं। स्टैंड स्टिल कंडीशन दैट मीन्स रोटर घूम नहीं रहा है, रोटर एकदम बंद है। कोई भी मशीन है वो बंद है, रोटर जो है वो 0 आरपीएम पे है। रोटर जो है 0 आरपीएम पे है, उसको हम लोग बोलेंगे स्टैंड स्टिल कंडीशन। ओके। अगर भाई मेरा रोटर 0 से 100 डिग्री 100 आरपीएम में जाता है, 0 से 200 आरपीएम पे आता है, तो अगर वापस बंद करूंगा तो एक टाइम पे तो मेरा 0 पे आ जाएगा ना, 0 आरपीएम पे। द 0 आरपीएम कंडीशन इज नोन एज स्टैंड स्टिल कंडीशन। ओके। यस सर। तो भी कौन बताएगा? सार्थक? सार्थक है? या मीटिंग ऑन करके वैसे ही छोड़ के चला गया? स्वराज कुमार पांडा? यस सर। बताओ भाई, लुब्रिकेशन किस लिए रिक्वायर्ड है, लुब्रिकेशन किस लिए सर जरूरी है? लुब्रिकेशन सर रिक्वायर्ड है क्योंकि मेटल से मेटल कांटेक्ट मतलब उसको कम करने के लिए टू लुब्रिकेट किया अवॉइड जाता है। मेटल टू मेटल कांटेक्ट ऑफ एनी मशीन, यस सर। so it is required, or particular it is metal to metal contact, which we are talking about which metals, rotor and bearings सर metal. रोटर है और हाँ यस सर। अच्छा एक चीज बताओ तुम लोगों को, अगर इसमें थोड़ा इंटरनल है, अगर तुम लोग आगे और जाते हो, बहुत डीपली चीज है ये पर्टिकुलर। अगर तुम्हारा मैं बताता हूँ कि बेरिंग अगर मेरा जो कंपैरेटिवली है वो हम लोगों का मैकेनिकल स्टोर में भी रहता है, और बेरिंग जो है चीप रहता है, ठीक है। और जो रोटर है, तो रोटर तो ऑब्वियसली थोड़ा सा महंगा रहता है, रोटर पे बहुत सारा असेंबलीज भी रहता है। तो अगर कभी ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे उस कंडीशन में अगर मेरा लुब्रिकेशन एकदम से हो गया, देखो प्लांट है चलते चलते कभी हो गया कि भाई लुब्रिकेशन एकदम से रुक गया, कोई लुब्रिकेशन नहीं हो रहा है, लुब्रिकेशन पंप ट्रिप हो गया, तो उस कंडीशन में अगर मैं चाहूंगा कि भाई मेटल टू मेटल अगर कांटेक्ट भी हो गया, तो मैं क्या चाहूंगा, कौन सा चीज डैमेज हो? अगर रोटर डैमेज होगा तो ठीक रहेगा, या बेरिंग डैमेज होगा तो ठीक रहेगा? बेयरिंग सर। बेयरिंग। बेरिंग। तो ये क्या होता है कि कहीं पे भी हमेशा ये चीज ध्यान में रखना, जो बेरिंग का जो मटेरियल है, बेरिंग का जो मटेरियल है ऑलवेज आर सॉफ्टर देन, bearings material are always softer than rotors material. bearing का जो मटेरियल है ऑलवेज सॉफ्टर देन bearing rotors material। अब ऐसा क्यों होगा बताओ, क्या है क्यों? सर यदि जब सॉफ्ट रहेगा फ्रिक्शन से तो हीट वो प्रोड्यूस रोटर वाला होगा हार्ड पार्ट तो पहले इस तरह। रोटर बेयरिंग को में स्क्रैचेस नहीं आएगा, रोटर का जो मटेरियल है वो डैमेज नहीं होगा इन द केस अगर मेरा लुब्रिकेशन फेलियर भी हो जाता है। तो जाएगा क्या, पहले मेरा बेरिंग जाएगा। लेकिन ऐसा करने का नहीं है कभी भी ऐसा कि भाई ठीक है मेरा बेरिंग ही तो जाएगा, बेरिंग भी बहुत महंगा आता है, और अगर मेरा बेरिंग भी जाता है तो एक टाइम के लिए मेरा प्रोडक्शन रुक जाता है।
तो ये हमेशा ध्यान रखना है। बट एक ये डिजाइन के टाइम में ये चीज जो है कंसिडर की जाती है कि ऑलवेज बेयरिंग्स मटेरियल आर सॉफ्टर देन द रोटर मटेरियल, पर्टिकुलर इन टरबाइन, पर्टिकुलर इन पावर प्लांट ये चीज फॉलो किया जाता है। तो ऑलवेज ये चीज को आप दिमाग में रखिए, इसके बारे में जान के रखिए। इज इट क्लियर? तो अभी हम थोड़ा बहुत नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करें, या इसमें लुब्रिकेशन में और किसी का कुछ डाउट, कहानी कुछ और जानना है, समझना है, किसी को कुछ पूछना है पर्टिकुलर लुब्रिकेशन में? टरबाइन का पूरा लुब्रिकेशन सर्किट जानना पड़ेगा तुमको, उसके लिए अगर पूरा जानना है। ये इमेज से आई थिंक क्लियर होना मुश्किल है। अच्छा एक काम करते हैं ना, मैं कोई ढंग का दूसरा इमेज तुम लोगों को कल दिखाऊंगा लुब्रिकेशन से पर्टिकुलर। ये इमेज में तुम लोगों को ना होच पोच हो जाएगा, कुछ क्लियर नहीं होगा। तो कल एक बार याद दिलाना मेरे को कि तुम लुब्रिकेशन का कोई दूसरा तुमको इमेज में उसमें शो करो, ताकि तुम लोगों को क्लियर होगा। तब तक हम लोग पढ़ते हैं वैक्यूम सिस्टम। ये स्टील स्टील का होता है क्या? सब हाँ स्टील का होता है स्टील, सब? समझ में नहीं आया, फिर से बोलो। ये सब स्टील का होता है? स्टील का क्या होता है? टरबाइन वगैरह जितना भी है। टरबाइन, टरबाइन अलग अलग मेटेरियोलॉजी का होता है। और टरबाइन पर्टिकुलर हम लोग स्टील का नहीं बोल सकते, स्टील का नहीं होता है। देखो उसमें हम लोग जो स्टीम है वो टेम्परेचर बहुत हाई साइड का, हाई टेम्परेचर का स्टीम डालते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपका जो पर्टिकुलर जो स्टील है वो विदस्टैंड नहीं कर पाता है उतना टेम्परेचर। तो क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, कार्बन स्टील, पता नहीं दुनिया भर का मिक्स जो होता है, एलॉय स्टील होते हैं, एलॉय एलॉय कार्बन स्टील होते हैं। उस तरह का मटेरियल से जो पर्टिकुलर रोटर बनता है, केसिंग का जो मटेरियल है वो भी अलग होता है। तो वो एक डिफरेंट मेटेरियोलॉजी है, पर्टिकुलर स्टील का नहीं होता है। और पर्टिकुलर टरबाइन में या सॉरी बॉयलर्स में भी जो आपका ट्यूब वगैरह रहता है वो कार्बन स्टील का रहता है, अलग अलग ग्रेड्स का रहता है। तो वो एक पूरा मेट्रोलॉजी अलग डिपार्टमेंट हो गया, पूरा अलग पार्ट हो जाता है वो, लेकिन स्टील का नहीं होता है। तो वैक्यूम से आप लोग क्या समझते हैं, व्हाट इज वैक्यूम? हाँ बोलो। यस। रस्ट वगैरह का कोई दिक्कत नहीं होता होगा? नहीं रस्ट का दिक्कत नहीं होता, रस्ट का दिक्कत नहीं होगा इसलिए क्योंकि हम लोग पहली चीज तो जो भी हम वाटर या जो भी स्टीम यूज कर रहे हैं उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। अब बताओ ऑक्सीजन कहाँ रिमूव करते हैं हम लोग? बॉयलर के अंदर, डीएम प्लांट में। और डीएम डीएम प्लांट प्लांट में के बाद ऑक्सीजन रिमूव नहीं एक करते। एक जेरेटर यस सर, जेरेटर एयर डेरेटर में हम लोग ऑक्सीजन रिमूव करते हैं। तो डेरेटर में जहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, फिर हम लोगों का पानी भी डीमिनरलाइज रहता है। तो इसलिए जो ऑक्साइडेशन पर्टिकुलर पार्ट है वो नहीं होता है, रस्टिंग नहीं होता है, न के बराबर होता है। और मटेरियोलॉजी भी वैसा रहता है जो इतना जल्दी उसका जो है रस्ट नहीं हो। ठीक है। सो बताइए वैक्यूम से आप लोग क्या समझते हैं, व्हाट इज द वैक्यूम? वैक्यूम क्या होता है? सर नो एयर। यहाँ सर एयर ना आती। ठीक है, नो एयर, जहाँ पे कुछ नहीं हो। नेगेटिव प्रेशर को भी मैं वैक्यूम बोल सकता हूँ, जहाँ एयर नहीं है, जहाँ नेगेटिव प्रेशर होगा उसको भी वैक्यूम बोल सकता हूँ ना? नो सर। सर उसको पार्शियल वैक्यूम बोलेंगे। चलो वैक्यूम बोलेंगे कि भाई नेगेटिव प्रेशर जहाँ पे आपका निर्वात के बाद में आप जो और वहां से कुछ शक करने चले गए, वहां पे कुछ एयर है ही नहीं है, आप उससे वहां से और नेगेटिव जो प्रेशर की तरफ जाएंगे सर उसको हम प्रेशर, लोग, सर नेगेटिव, हाँ सर नेगेटिव प्रेशर। प्रेशर नेगेटिव कैसे होगा सर? बताता हूँ, बताता हूँ, वो भी आगे बताता हूँ। जो नेगेटिव प्रेशर है उसको हम जो है क्या बोलेंगे, वैक्यूम। अब
नेगेटिव प्रेशर कैसे होता है? अब 7वीं 8वीं में तुम लोगों ने ये पढ़ा है, क्या बोलते हैं उसको, जो किसी भी डिब्बे को तुम लोग गर्म करते हो पानी में डाल के, सडनली वो डिब्बा पिचक जाता है, ऐसा कुछ किसी ने पढ़ा है? हाँ यस सर, सर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में सर। हाँ, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या हो रहा है, लोअर प्रेशर हो गया, तो क्या हो रहा है वहां पे, एक साइड से वो प्रेशर पड़ा, तो वहां अंदर कोई एयर नहीं है, अंदर तो एयर है नहीं तुम्हारा सिस्टम में, तभी एटमॉस्फेयर का एयर यस उसको कर रहा है, तो वो एक तरह का नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो गया है वहां पे। ठीक है, एयर वहां से वैकेंट हो गया और वहां से बाहर से तुम्हारा एटमॉस्फेरिक एयर पड़ा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो भी लेसर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो भी बिलो प्रेशर है, दैट इज नोन एज अ वैक्यूम। ठीक है, वो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो गया वहां पे। जब निर्वात, जब भी आपका जहाँ पे कोई सिस्टम में एयर नहीं है, ठीक है, एटमॉस्फेयर प्रेशर से जो बिलो है, और वहां से अगर और हम कुछ सक्शन क्रिएट कर ले, और सक्शन क्रिएट कर ले, वैक्यूम क्लीनर में क्या होता है, वैक्यूम क्लीनर में क्या होता है, तो सक करता सक्षम किया जाता है, सक्शन क्या कैसे करता है, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करके, है। है ना, वो यस सर। नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है बाय द पंप, वो एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट कर रहा है, तो तुम्हारा उसमें वो पर्टिकुलर जो है नेगेटिव प्रेशर है, और दैट इज नोन एज अ वैक्यूम। अभी भी कुछ क्वेश्चन वैक्यूम को रिलेटेड? डाउट? यस सर। बताओ क्या डाउट है? सर हम लो प्रेशर को नेगेटिव प्रेशर बोल सकते हैं। Any pressure which is the less than the atmospheric pressure, that is known as a vacuum. एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लोअर प्रेशर को वैक्यूम नहीं बोलेंगे, एनी प्रेशर विच इज द लेसर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज नोन एज अ वैक्यूम। ठीक है, हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे कम प्रेशर होगा, उसको हम धीरे धीरे वैक्यूम बोलेंगे। नहीं, सो अब एक चीज बताओ, अगर मेरा एक ग्लास स्टीम होता है ना, एक ग्लास स्टीम पर्टिकुलर, अगर एक ग्लास स्टीम को भी मैं अगर वेपराइज कर दूं, तो उससे पूरा रूम जो है वो मेरा स्टीम से भर जाता है। ठीक है, पर्टिकुलर एक ग्लास स्टीम को अगर मैं वेपराइज कर दूं, तो उससे पूरा रूम जो है वो प्रेशराइज होके भर जाता है। अब वो रूम पूरा एनक्लोज्ड है, ठीक है, एनक्लोज्ड रूम में मैंने पहले एक ग्लास स्टीम को भरा, अब वो स्टीम को अगर मैं कंडेंस कर लूं फिर से, अगर उसमें एयर है नहीं, ठीक है, और अगर वो स्टीम को मैं कंडेंस कर दूं फिर से एक ग्लास वाटर में कन्वर्ट कर दूं, तो वो सिस्टम में क्या होगा, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करेगा। यस सर। तो वो ही आपका ये पर्टिकुलर चीज क्या होगा टरबाइन में, ये बताओ, ऐसा जो चीज कहाँ पे कंडेंस होता है? एयर हाँ, से एकदम कंडेंस सही बोल कंडेंस रहा हो है, जाए कौन बोल रहा है? नेगेटिव प्रेशर होगा। हाँ, जो कंडेंसर में मेरा क्या हो रहा है, ठंडा जो भी होके लिक्विड कंडेंस में हो रहा है, तो उस वहां पे हम लोगों का पर्टिकुलर जो है वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो आपका वैक्यूम टरबाइन के लिए रिक्वायर्ड क्यों है? अगर वैक्यूम अगर नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है? वैक्यूम नहीं होगा तो वो एक जगह दूसरी जगह फ्लो ही नहीं होगा। और क्या चीज को हमको फ्लो करवाना है? तो स्टीम को स्टीम को। यस, अगर आपका स्टीम फ्लो नहीं करेगा तो प्रॉपर वर्क डन नहीं करेगा, एक जगह से आगे आपका स्टीम है जो मूव ही नहीं करेगा। सो दैट इज द मस्ट रिक्वायर्ड
आपका वैक्यूम जो है वो हम लोगों को रिक्वायरमेंट रहता है। तो वैक्यूम में तो आसानी होता है वो घूमने में, सब टरबाइन। यस, वैक्यूम में तुम लोग तो बड़ा सही बता रहे हो यार। तुम लोग किसी ने पढ़ाया है क्या इससे पहले टरबाइन के बारे में, या पढ़ के आए हो भाई? सर लॉजिक लगा रहे लॉजिक लगा है? लॉजिक। तुम लोगों का तो अच्छा लॉजिक है। हैं। इतना तो जब मैं पावर प्लांट ज्वाइन नहीं किया था तब भी मेरे को नहीं आता था यार। चलो अच्छा है। तो टरबाइन का जो मूवमेंट है उसको भी एक तरह से हम लोगों को जो है वैक्यूम है वो सपोर्ट करता है। जब नेगेटिव एयर हो जाएगा तो वो आपका मूव करवाएगा। उसमें साथ में जो स्टीम है उसको एग्जॉस्ट करने के लिए, स्टीम को जो बाहर निकालने के लिए भी आपका जो वैक्यूम है वो मस्ट रिक्वायर्ड है। और जैसे जैसे आपका स्टीम जो है वो कंडेंस होगा तो पर्टिकुलर क्या हो जाएगा, हम लोगों का सिस्टम में वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब वैक्यूम में क्या होता है क्या नहीं होता है, किस तरह से क्रिएट होता है, वो एक और क्लास में हम लोग उसको आगे डिस्कशन करेंगे कि वैक्यूम कैसे डेवलप किया जाता है, कहाँ पे होता है वैक्यूम, किस इक्विपमेंट के थ्रू होता है। तो वो हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले आज थोड़ा जल्दी सेशन हम लोग कंक्लूड करना पड़ेगा। तो लुब्रिकेशन से रिलेटेड किसी का कुछ डाउट और क्वेश्चन या क्वेरी? नो सर। और ये लास्ट टॉपिक है सर। नहीं, इसके बाद में देखो तुम्हारा कल थोड़ा बहुत लुब्रिकेशन का, जो भी टरबाइन में लुब्रिकेशन कहाँ से होता है, क्या क्या पार्ट होता है, किसके थ्रू होता है, वो हम थोड़ा बहुत जान लेंगे। उसके बाद एक टॉपिक रह गया हम लोगों का गवर्निंग, गवर्निंग को जान लेंगे। और फिर वैक्यूम में तुम्हारा स्टीम इजेक्टर है, स्टीम वैक्यूम पंप है, ये सब उनके आई थिंक ऑलमोस्ट मोटा मोटी ओवरऑल तुम लोग जान जाओगे टरबाइन के बारे में। तुम लोगों को पता चल जाएगा भाई किस तरह से टरबाइन है, क्या है क्या नहीं, सर्किट है ना। तो तुम लोगों ने वो वाटर सर्किट तो पता, मतलब अपने पास में नोट करके रखा है ना, कैसा होता है वाटर सर्किट बॉयलर का, या फ्लू गैस पाथ है जो भी है, यस सर। यस सर, यस सर। यस सर। पता है ना। अभी तुम लोग ऐसा आपको दे पूछेगा ही तो दिए तो पीपीटी, उसमें तो सब है सर। हाँ, पीपीटी में तो ठीक है, लेकिन तुम लोग भी अपना रखना रिवाइज करके। तो पूछेगा बोले कि नहीं सर हमको तो पता ही नहीं है क्या बताया क्या नहीं बताया, ऐसे नहीं करने का। और इकोनोमाइजर, एपीएच सब याद है ना, पावर प्लांट ये मोटा हाँ मोटा सर। कुछ कुछ समझ गए ना, कि मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा वो फंडा नहीं था एक्चुअली कि तुम लोग वो आके सिर्फ थ्योरी 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 बताओ तो शायद तक तुम लोग उतना रिलेट नहीं कर पाओगे। तुमको कभी वो नहीं आएगा कि फील ही नहीं आएगा कि एक्चुअली पावर प्लांट होता क्या है। थ्योरी पढ़ना अलग है और एक प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस के साथ में उसको समझना थोड़ा सा डिफरेंट होता है, अच्छा समझ में आता है। तो बताओ तुम क्या चाहते हो, थ्योरी से समझना बेटर रहता है या प्रैक्टिकली, तो जिस तरह से मैंने बताया? सर प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल जब तक नहीं होगा तब तक 100% समझना सर 100% नामुमकिन। तो ऑब्वियसली तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा, दैट इज एक्सेप्टेबल। बट कुछ तो सर रिलेट वो कर पा रहे होगे तुम लोग। प्रैक्टिकल यस नहीं सर। होता है। यस सर। हम्म, तो जितना मैं सर अपना आपको बता सकता हूँ वो कोशिश किया हूँ। कोई बोल रहा था और बताओ कुछ। सर जैसे पावर प्लांट इतना छोटा चीज तो है नहीं जो मतलब नहीं खाली नहीं नहीं, और थियोरेटिकली समझ। प्लांट पर्टिकुलर इतना वास्ट टॉपिक है कि लोगों का पूरा लाइफ गुजर जाता है पावर प्लांट में। आप एक चीज समझेंगे, फिर उसके बाद में ऑपरेशन के अलावा बहुत है, फिर आप मेट्रोलॉजी में जाएंगे, वो अंडरस्टैंड मतलब समझते समझते लोगों का पूरा लाइफ गुजर जाता है उस पावर प्लांट में। इतना वास्ट चीज है वो, जितना सर चीज बात सिकांत सर करेंगे बता उतना रहे थे 2 साल का कोर्स होता है। कौन बता रहा था? सर सिकांत सर। वो एक एनपीटीआई होता है, एनपीटीआई में तुम लोगों का एक एक दो साल का क्या है कि नेशनल पावर ये होता है, इंस्टीट्यूट होता है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। वहाँ पे भी लोग ज्वाइन करते हैं आफ्टर डिप्लोमा आफ्टर इंजीनियरिंग। पर्टिकुलर 1 साल 1.5 साल 2 साल का कोर्स होता है, उसमें पावर प्लांट में लेके जाता है लोगों को, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दिया जाता है, काफ़ी कुछ एक्सपर्टीज रहते हैं, वो पावर प्लांट एक्सपर्टीज वो
वापस वहाँ पे क्लासेस लेते, तो उसमें पूरा डिटेल स्टडी कराया जाता है, लेकिन वो भी सफिशिएंट नहीं है। उसमें भी जस्ट बेसिक सा नॉलेज ही उन लोगों को तब भी क्रिएट होता है। तब भी जब धीरे धीरे आदमी एक्सपीरियंस गेन करता है तो और ज़्यादा क्लियर होता है किस तरह से प्रॉब्लम्स आता है क्या है, तो वो सब डिपेंड करता है उसमें। कभी भी वो ये नहीं है कि सिर्फ 4 किताब पढ़ के आदमी उसमें एक्सपर्ट बन जाता है, कभी नहीं होता ऐसा। सो ठीक है, हम लोग कंक्लूड करते हैं आज का सेशन। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू सर। थैंक यू सर। कल भी सेम टाइम ना? या डेफिनेटली सर।